हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम नेशनल इनकम के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को लेके। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है आपका दोहरी गणना। दोहरी गणना मतलब कि कभी कभी एक ही इनकम को दो बार कैलकुलेट कर लिया जाता है। दूसरा, मौद्रिक विनिमय का अभाव मतलब आज भी भारत के बहुत जगहों पर, बहुत इलाकों में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, जिसकी वजह से बहुत बहुत तरीके के जो मौद्रिक विनिमय नहीं होते हैं, जिसका रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तीसरा, विश्वसनीय आंकड़ों की कमी। अक्सर ऐसा होता है कि जब अगर किसी प्रकार के सर्वेक्षण वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके के इंफॉर्मेशंस को छिपा लेते हैं, यानी कि वो जो डाटा आता है वो एग्जैक्ट सही है या गलत, ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए दोहरी गणना, मौद्रिक विनिमय का अभाव, विश्वसनीय आंकड़ों की कमी, तो ये तीनों राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रॉब्लम है और इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए फिलहाल अगर बिहार बोर्ड के परसेप्शन से देखा जाए तो वो संस्था है आपकी CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वर्तमान में NSSO, CSSO दोनों को 2019 में मर्ज करके एक अलग से संस्था बनाई गई है, जिसका नाम है NSO, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये संस्था आज भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करती है, लेकिन आपको आपके एग्जाम में CSO ही आएगा, तो CSO ही टिक कीजिएगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं NSSO की। तो NSSO की स्थापना हुई है 1950 में। CSO की स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो CSO की स्थापना 1951 में। अगर प्लानिंग कमीशन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और एक है आपका NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तो इन चारों के डेट्स आप याद रखिएगा, एक NSSO, CSO, प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं और ये आपसे पूछा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र को किसने परिभाषित किया था। तो इसका आंसर है हमारा रैगनर नक्स। रैगनर नक्स ने गरीबी के दुष्चक्र के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इन्होंने 1868 में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत का 340 करोड़ नेशनल इनकम बताया था उस समय का। और अगर आपसे यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा कि उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपये बताए थे। तो अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। y बराबर C+I फॉर्मूला किसने दिया था। तो इस फॉर्मूले को देने वाले व्यक्ति है प्रोफेसर फिशर। यहाँ पर y का मतलब है आपका इनकम, या y का मतलब है इनकम, C का मतलब है आपका कंजप्शन यानी कि उपभोग, और I का मतलब है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। तो जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन प्लस जो इन्वेस्टमेंट है, इससे मिलकर के बनता है हमारा इनकम बनता है, जो कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट है, जो आप आगे कभी 11th वगैरह में जाइएगा तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि y बराबर C+I फॉर्मूला को किसने दिया है, तो प्रोफेसर फिशर ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी ये फर्स्ट होगा, यानी कि देश की जितनी भी इनकम है उसको अगर उसके जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है आपका वो प्रति व्यक्ति आय आता है। ये 2 नंबर्स में भी प्रश्न बनता है और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स में भी बनता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसे प्रभावित करती है। तो प्रति व्यक्ति आय, जैसे जैसे लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा वैसे वैसे राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, यानी कि देश का इनकम भी आपका बढ़ता चला जाएगा। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब GDP। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कुल मूल्य क्या होता है। तो इसमें GDP के बारे में आप याद रखिएगा। अगर GDP से आपका सवाल बनते हैं तो 4 प्रमुख बातें आपको याद रखनी है कि GDP एक वर्ष के अंतर्गत, एक साल में,
एक साल में देश के भौगोलिक सीमा यानी कि फिजिकल बाउंड्री के अंतर्गत उत्पादित जितने भी वस्तु एवं सेवाएं होती हैं, वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, उस अंतिम मूल्य के जो टोटल योग होता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो देश के वित्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं इसका आंसर हो जाएगा। तो भौगोलिक जीडीपी का मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक वर्ष के अंदर भौगोलिक सीमा में जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके अंतिम मूल्य को हम लोग जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई है, कितनी बताई है? अभी जस्ट हमने आपको बताया है, इन्होंने 20 रुपये बताया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1868 में लिखा गया था, जिसमें इन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो 340 करोड़ बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गरीबी रेखा निर्धारित हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर दिया गया था? तो कैलोरी मापदंड यानी कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो गरीबी रेखा है, गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक रेखा बनाया गया जिसमें कैलोरीज को मेंशन किया जाता है, जिसमें 2400 कैलोरीज आपका गाँव एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरीज आपका शहरी क्षेत्र में रखा गया था। फिलहाल ये डेटा चेंज हो चुका है, लेकिन इसको सजेस्ट किया गया था 1993 में लकड़ावाला समिति के द्वारा इस कैलोरीज मापदंड को दिया गया था। तो इसका आंसर है आपका लकड़ावाला समिति, जो कि कब बना था, ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1993 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके पीसी महालनोबिस से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। इनका जो जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो है 29 जून, और इनके जन्म डेट्स को ही हम लोग इंडिया में इंडियन स्टैटिकल डे के दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न स्टैटिक्स के फादर कहे जाते हैं, पीसी महालनोबिस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं। 3 क्षेत्र में आपका एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को आपको विनिर्माण उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, और जो आपका तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सवाल है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक। तो हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? तो अभी जस्ट इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका एक आसान सा जवाब है जो आपके इर्द गिर्द में भी देखने को मिल जाता है कि आपके आसपास में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी इंप्रूव किया। तो जैसे आईटी सेक्टर्स वगैरह, एआई वगैरह, आपने देखा होगा ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है। तो ये आज के क्षेत्र में जो आते हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली वो आपको तृतीयक क्षेत्र में देखने को मिला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और धन्यवाद।